एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में स्वागत है स्टूडेंट आप लोगों को। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों के भी बोलिएगा, खुद भी कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। आज हम लोग कहाँ पे नाखून, चौथा पाठ हिंदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हर कल को पे याद करता लो, ठीक ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ जानकारी हम लोग जान लेते हैं कि उनके बारे में क्या क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूरा नाम क्या था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका पूरा नाम क्या हो गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कितने सौ ईस्वी में, 1907 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो बिहार के छपरा जिला बलिया उत्तर, गलत बता, बिहार के ना, उत्तर प्रदेश में अभी है, उत्तर प्रदेश के छपरा बलिया में जन्म हुआ था। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में छपरा के बलिया में। वे महान पंडित के रूप में रचनात्मक परिणति है, वो क्या थे, महान पंडित के रूप में विख्यात थे। अब उनका साहित्य क्रम क्या था, भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक इतिहास की और आलोचना की, गलत समझना सही, सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक क्या थी, परिणति थी। उनकी आगाध पांडित्य, नवीन महानंतरवादी का क्या किया गया था, उनका रचना की और आलोचना की क्षमता को लेकर प्रकट हुआ था। उनकी रचना के संसार में विचार की तेजस्विता यानी तेजस्वी, कथन के लालित्यता और बंद की शास्त्रीयता का क्या था, संगम था। और उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी भी एक जाति की देन नहीं थी। उनके अनुसार आचार्य प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो भारत था वो क्या था, संस्कृति का पूरी देन थी। और भारत जो था एक जाति का नहीं था, बहुत सारे जाति का मिलकर संगम था। यहाँ पे भारत जाति का देश का नहीं था, बल्कि समय समय पर उपस्थिति अनेक जातियों का, समय समय पर अनेक जातियों का क्या हुआ था, श्रेष्ठ साधनों के लवन से नीर संयोग से क्या हुआ था, नीर संयोग से विकसित हुआ था, नीर संयोग से विकसित हुई थी। सन 1979 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। दिल्ली में निधन हो गया, कब निधन हुआ इनका, दिल्ली में 1979 में इनका निधन हो गया। किसका निधन हुआ था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन 1979 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में निधन इनका हुआ था। अब इनके बारे में सबसे पहले तो हम जान गए कि इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म 1907 ईस्वी में। किस गाँव में, तो छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य में, जिला छपरा और गांव बलिया, इस गांव में। अब इनके बाद एक आचार्य के रूप में विख्यात हुए थे, बहुत बड़ा पंडित थे सांस्कृतिक। और इसके बाद हम देख लेते इनका निधन कब हुआ, तो 1979 ईस्वी में दिल्ली में निधन हुआ था। अब इनकी रचना जान लेते कि कौन कौन सी किताबें, कहानियाँ लिखे थे, उपन्यास क्या लिखे थे। किसके, तो अशोक के फूल इनका क्या था, एक अशोक का फूल था, कल्पता था, विचार और वितर्क था, और क्या था, विचार और वितर्क था। कुटुज था, और क्या था, कुटुज था। विचार प्रवाह था, विचार प्रवाह के आलोक पर भी था। प्राचीन भारत के कलात्मक था, विनोद था। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा भी था। बाण भट्ट भी एक कवि रहे थे, वो हर्षवर्धन राजा के समय में था, उनकी भी आत्मकथा के बारे में है। तो बाण भट्ट अलग चीज, बाण भट्ट भी एक लेखक रहे थे, उनकी आत्मकथा। चारूचंद्र के लेख, चारूचंद्र के लेख भी जो इंटर में पढ़े के, क्लास 12 में चारूचंद्र की लाता दम। एक दिन हम पढ़े वो जब तोरा शायद से समासुक या कुछ पढ़े हो, तो उसमें चारूचंद्र वाला बात आयल हो, तो उसमें ग्रामर में चंद्र के चंचलिस वाला बात, हाँ, तो इंटर के ही रहा। और इसके बाद यहाँ पे चारूचंद्र लेख, पूर्णवा अनमा दास का पोथा, ये भी इंटर के एक उपन्यास है, अनमा दास का पोथा। अब इसके बाद यहाँ पर उसके बाद क्या था, उपन्यास था। अनमा दास का पोथा क्या था, कहानी नहीं, उपन्यास था, नोवेल था, नोवेल था। असुर साहित्य, कबीर, सुर साहित्य भी इनका है, कबीर। उसके बाद मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना, इस सारा चीज़ इनका कितना बड़ा चीज़ लिख ले, इनकी रचनाएँ था ये सब। हिंदी साहित्य की आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका,
हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास के क्या थे इनका संदेश राशक, पृथ्वी रासो आदि। कहीं ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछ लगी, इनमें से बताए आचार्य हजार परिषद की द्विवेदी की रचना कौन नहीं है। तो 3 गो दे लेता एक चौथा न रहता, या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकल है कि बताए इनमें से कौन सा आचार्य हजार प्रसाद के द्विवेदी है, 3 गो इनकर न रहता, एगो इनकर वाला कहानी रहता। जब याद रहता यहाँ जितना बात जितना इनका रचना है तभी जाकर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना सकले है, न तो याद करना बड़ी कठिन की बात है, ये समझे वाला बात है, ये पूरा रचना पूरा याद करवाई तभी जाकर क्वेश्चन बनता हो। न तो सोचे कि कोई गाइड से ऑब्जेक्टिव के बुक से रट लेगा उसमें ये क्वेश्चन न देते ना रहता ये सब क्वेश्चन। अब अगला है वृत्ति में पुरस्कार के बारे में इनके जानते हैं कि क्या इनको क्या क्या पुरस्कार मिला हुआ। तो इनके सबसे पहले हिंदी प्राध्यापक काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, और सबसे पहले कहाँ पर हेड मास्टर बने थे हिंदी का, हिंदी का प्राध्यापक थे कहाँ पे कब पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। उसके बाद वहाँ की बात हम लोग देखते हैं इनके बाद शांति निकेतन विश्वविद्यालय बोललपुर पश्चिम बंगाल में। काशी विश्वविद्यालय नहीं जाते ना तो नहीं शायद सब बैठे उधर फिर नहीं रहे नहीं ना है लड़कियों बैठे नहीं ना, बड़ा बदमाश आदमी फिर नहीं सब कौन रास्ते पर बैठे हुए। अब इसके बाद कौन थे शांति निकेतन, हर्ष याद कर किताब निकाल के शांति निकेतन, शांति निकेतन क्या शांति निकेतन विश्वविद्यालय बोलपुर कहाँ पे था पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद चंडीगढ़ विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में अनेक प्रशासनिक जो भी अनेक प्रशासनिक पदों पर भी उन्होंने क्या किया था अपने कार्य को संपादन किया था। अब देखेंगे आलोक पर्व पर इनकी साहित्य अकादमी कौन कौन सा पुरस्कार इनको मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा उनको डी लिट की उपाधि प्राप्त की गई थी, दिया गया था। यानी लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा किसका उपाधि दिया गया था, डी लिट उपाधि दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए सारा लेखक तो मिले उपाधि कुछ न कुछ पुरस्कार सबके पद्म भूषण मिले, साहित्य अकादमी जितना भी लेखक बहुत अच्छा लेखक रहे इस सबको मिले, साहित्य अकादमी पद्म भूषण इनका एक ज़्यादा हो गए कि इनको कथी मिल गए लखनऊ विश्वविद्यालय से डी लिट की उपाधि मिला था। तो बोल सकते इनमें से डी लिट का उपाधि पुरस्कार के नाम है। डी लिट की उपाधि इनमें से किन लेखकों को मिला था, तो किसको मिला था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या आचार्य प्रसाद डी लिट की उपाधि किस लेखक को दिया गया था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया था। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब पाठ के परिचय देखते हैं, सबसे पहले पाठ के बारे में उनके परिचय के बारे में। तो पाठ के परिचय के बारे में हम लोग पाठ के परिचय के बारे में तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नामक निबंध में आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने मानव विधि दृष्टिकोण पर उभर कर सामने आया। लेखक बोलते हैं कि जो हमारे नाखून है काटने के बाद भी बार बार क्यों बढ़ जाते हैं। उनके सामने एक प्रश्न किसी लड़की ने या कोई पूछ देता है, उसके बाद उसका जब दृष्टिकोण से उभर कर उनके सामने आता है इसके नाखून क्यों बढ़ता है बार बार काटने के बाद भी। तो द्विवेदी जी एक प्रख्यात लेखक और क्या रहते हैं निबंधकार भी रहते हैं, प्रख्यात लेखक भी रहते हैं और साथ साथ में निबंधकार भी थे। उनका यह लेख एक ललित निबंध था। जो ये लेख था नाखून क्यों बढ़ता, तो कैसा लेख था ललित निबंध था। कैसा लेख था ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते कैसा लेख था, तो ललित निबंध लेख था। इस निबंध के माध्यम में से बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखून को के बहाने अत्यंत सहज शैली की सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा पर क्या किया गया है उद्घाटित किया गया था। यानी जो नाखून बार बार काटे जाने के बाद भी बढ़ जाता है उसकी सहजता के बारे में क्या किया गया था, सहजता के बारे में अत्यंत शैली में सभ्यता संस्कृति को विकास गाथाओं में उद्घाटित किया गया था। एक और नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम क्या था पोषक वृत्ति का पोषक वृत्ति और संघर्ष चेतना का क्या था प्रमाण था। क्या था ये सबका प्रमाण था। अब दूसरी तरफ नाखून को बार बार काटते रहना अलंकृत करते रहना मनुष्य की सौंदर्यवाद संस्कृत चेतना को क्या करता था निरूपित करता था। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या कौन सा कैसा था ये ललित निबंध था। नाखून क्यों बढ़ता है एक ललित निबंध है। इस सभी ऑब्जेक्टिव पूछे लेकिन नाखून कैसा था नहीं तो ललित एक निबंध था। नाखून क्यों बढ़ता है कैसा कहानी था या किस तरह से था किस तरह का इसका अर्थ था, तो ललित एक निबंध था। अब इसके बाद जिसमें किसका वर्णन किया गया जिसमें भारतीयता की उसकी महानता
और यहाँ के लोगों के सामाजिक व्यवस्था, जो भारतीय लोग की महत्व यहाँ के लोगों का है, यहाँ के जो सामाजिक क्या है व्यवस्था है, राजनीतिक चिंतन है, जो राजनीति की चिंतन रहन सहन, भाषा ज्ञान है, सांस्कृतिक है और सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक चिंतन है, उस सब को अभ्युत्थान सम्यक रूप से प्रकाश डाला गया था। इसमें राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति पर क्या किया गया था, विहंग रूप से विचार किया गया था। इसके बाद हम लोग क्या थे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके सबसे पहले पाठ के सारांश देखबे। नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश, जो 5 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे, 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते, किसी एक पर तो पक्का परीक्षा में लिखिएगा, या किसी भी एक कहानी पर फिक्स है कि पाठ का सारांश लिखे, किस पे आता है वह हम पता नहीं, ठीक ना। इसके बाकी आना एकता है, यदि ध्यान से सुनबे तो बिना अपना से बना कर लिखल जाए कहानी के सारांश, रटल याद करल ना जाए। याद करे के लिए कोई टीचर लिखा देते 1 पेज 1.5 पेज तो से यादे न होता, लेकिन ध्यान से समझले रहे, समझले के बाद तू अपना से बना कर अपनी भाषा में बहुत अच्छा तरीका से लिखवे। और जब कॉपी भी वहाँ जो कॉपी चेक करते अच्छा टीचर तो आप कहते तो नंबर भी आजादे देता। इसके बाद हम देखते हैं पाठ का यह सारांश, तो यह प्रश्न वाक्य चकरा देने वाला, दिमाग को घुमा देने वाला यह प्रश्न था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। बार बार नाखून काटने के बाद क्यों नाखून बढ़ते हैं। नाखून चाहे जितना काटो वे बढ़ते ही जाते, जितना नाखून काटेंगे हम उतना ही क्या होता है, वे बढ़ते चले जाते हैं। यानी हम नाखून जितना काटते हैं वे दिन पर दिन बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे क्यों बढ़ते हैं, वहाँ पर वो ले ले, नाखून को काटने के बाद भी दिन पर दिन क्यों बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे बात नावक निमंत की जाए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को यही पर बैठ जाओ, हाँ आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी क्या करते हैं, इसका कारण यह बताते कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य क्या थे, जंगली थे। हमारे यहाँ जो कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य एक जंगली था। मनुष्य क्या था, एक जंगली था। और जब जंगली मनुष्य था, कैसा लगा, कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य क्या था, एक जंगली था। तब उसे आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता था, नाखून की उसको आवश्यकता पड़ती थी। यानी कुछ लाख वर्ष पहले आदमी एक जंगली था, हम मनुष्य एक जंगली था, जिसको सुरक्षा के लिए नाखून की जरूरत पड़ती थी, आत्म सुरक्षा के लिए नाखून की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वही उसके सहज हथियार थे। वही नाखून ही उसका क्या था, सहज हथियार था। अभी भी किसी के पास नाखून है, वो मारपीट करे आराम से कभी नोच बुटक के एकदम आराम से जीतू के चल जाते हैं। इस तरह से आँख में भोंक देते, नाखून से तो बात खत्म, आँखें फूट जाती ना आचल। हाँ, तो इस तरह से नब रहते आचल, तो सहज हथियार था। बाद में धीरे धीरे नाखून क्या होगा, अतिरिक्त पत्थर के ढेले पर, धीरे धीरे नाखून को अतिरिक्त पत्थर के ढेले पर और पेड़ों की डालियों पर भी क्या किया गया था, हथियार के रूप में वह प्रयुक्त होने लगा था। बाद में हड्डियों के हथियार बनाए जाने लगे। पहले तो जो मनुष्य जंगली थे तो सबसे पहले किसका हथियार बनाए, मनुष्य जंगली थे तो हथियार किसका, नाखून का बनाए। नाखून के उसके बाद थोड़ा सा उनका विकास हुआ, बुद्धि विवेक में, तो वह हथियार पत्थर का बनाना शुरू कर दिए। नाखून का काम खत्म, आप पत्थर का हथियार बनाना शुरू कर दिए हुए, हड्डियों का या पत्थरों इस का धीरे धीरे जैसे जैसे उनके पास विकास होते गया, वह अलग चीज़ का अपना हथियार बनाना शुरू, तब हड्डियों का पहले हथियार बनाना शुरू कर दिए। अब हड्डियों का हथियार इंद्र के द्वारा दक्षित हड्डियों का द्वारा वर्ज बनाया जाना इसका उदाहरण था। इसका उदाहरण ये भी ऑब्जेक्टिव पूछे चाहिए, हड्डियों का जो हथियार बनाया गया किसका था, किस कहते हैं, इंद्र का जो दक्षी था, दाची के हड्डियों के द्वारा वर्ष के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ से ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाए, तो यहाँ पर से उदाहरण था। कुछ समय के बाद लोग धातु के हथियार बनाने लगे। उसके बाद हड्डी के बाद किसका, धातु का, पत्थर का धीरे धीरे विकास था, धातुओं का भी हथियार बनाया जाने लगा। बाद में बंदूक आ गए, धीरे धीरे जब विकास जैसे जैसे होते गया, बंदूक विकास, कारतूसों, उसके बाद कारतूस भी बनाने लगे लोग, तब तोप बनाया, तब बम बनाया। उसके बाद कारतूस तो बम के बाद बम वर्षक हवाई जहाज, जो कहे परमाणु बम ऊपर से चलो ऊपर, हाँ घसक जाए, हर्ष तक क्यों बोले घसक जाए, जहाज बम वर्ष हवाई जहाज ने तो इस इतिहास को क्या कर दिया, एक कीचड़ भरे घाट तक घसीट डाला। इतिहास को क्या कर दिया, कीचड़ भर घसीट तक डाल दिया। आज सबसे ज़्यादा जिसके पास परमाणु बम है वह सबसे ज़्यादा
जन इस देश हमारे देश के पास भी धीरे धीरे अब भी ज़्यादा परमाणु बम आ रहा है, बन रहा है धीरे धीरे। सबसे ज़्यादा परमाणु बम बनल है मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम बनल है। बहुत परमाणु बम चुप्पे बनल है। हाँ, भारत परमाणु बम बनावे का अधिकार भारत के पास न रहा। तो जब वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनल है तो भाजपा के सरकार रहा, जैसे मोदी है तो वो भी बहुत आज पूरा छूट दे दिली केकरा APJ अब्दुल कलाम के। तो भाई बनावे ला परमाणु बम बनावे के लिए सबसे पहले ऊपर सैटेलाइट हो, सैटेलाइट हर देश के आदमी छोड़ ले है। सब चीज़ नजर रखले रहे कि हमारे देश में कथी हो रहा है, वो देश रखले अमेरिका नजर रखे है, चीन भी नजर, सारा देश एक दूसरे पर नजर रखे है। चीन एक ऐसा लॉन्च कर लिया सैटेलाइट जो कि किसी भी देश के करीब से करीब फोटो खींच सकल जाकर ओकर जानकारी इकट्ठा कर सकले इस देश में कथी हो रहा है, उस देश में कथी हो रहा है। इतना खतरनाक सब एक देश एक दूसरे के हो चुकल है। तो वह देश जब करते रहे तो सबसे पहले की कर रहा है, तब सबसे पहले बना ले तो बिजली से कथी कर अटल बिहारी कल कि हमारे आप आइए यहाँ, हमारे यहाँ बिजली उत्पादन कीजिए। बिजली उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट कर लाए, हमारे यहाँ बिजली आप हमको आपके पैसा इतना रुपया देते हैं, हमारे बिजली नहीं है, आप हमारे बिजली लगाइए। तो बिजली लगाइए तो बिजली के लिए तो लगा दिले बिजली। अब बिजली चलते ही तो कैसे यूरेनियम चाहिए परमाणु बम बनावेला, यूरेनियम चाहिए, सब चाहिए, बहुत चीज़ चाहिए। यूरेनियम चाहिए तो यूरेनियम बम दूसरे देश से ना दे सक रहा है, वो बनावे के चलते। तो कहले आप जब बन गए बहुत हजार करोड़ अब तक संपत्ति में बने थी, तब कहले कि आप यूरेनियम नहीं दीजिए तो बिजली उत्पादन होगा कैसे। कहले आप अपना उठा के ले जाइए यहाँ से, सरकार दिमाग लगल है, यहाँ से उठा के ले जाइए ना तो पैसा नहीं मिलेगा। अरे का ऊपर जो हाँ जोड़ो वहाँ पे। तो जब वहाँ पे की कल है तो वो धीरे धीरे यूरेनियम दिले, कच्चा यूरेनियम दिले। इसी तरह से धीरे धीरे आप डर लगे कि सैटेलाइट तो बहुत ज़्यादा दिमाग अंतर हो, समय हो कि इतना दूर में फिर घूम के इस जगह अतः आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट में उतने देर में काम करे मिसाइल मैन यानी APJ अब्दुल कलाम उतने देर में काम करे। और फिर जैसे आवे तो देखे इतना टाइम पर आयल है तो फिर कुछ से ढाँक उदय ओकरा पूरा बना दिले, झोपड़ी लगा दिले, सैनिकों के टेंट छामी न हो उस तरह से गिरा दिले रहा। और जब APJ अब्दुल कलाम दिमाग लगवा सरकार से, प्रधानमंत्री पूरा फुल ऑर्डर दे रहे, जो होगा देखा जाएगा, आप कीजिए परीक्षण। तो धीरे धीरे पहला बार कल तो फुस हो गए। अब तब लगल कि वो का मान क्या हुआ, धुआं हो रहा है। तो कहले वहाँ धुआं आग लग गया, आग लगवा देवल गए पहले कि धुआं होता है, झोपड़ी में आग लगवा दिल। सोच के धुआं आग लगा हुआ धुआं है, ताले ने एक बार देख करके हाँ सारा अमेरिका न बना अपना पास न बनावे के सलाह, एक बार बन जाती है ना। हाँ तो एक बार जब दोबारा बनल आई तब जब कर एक बार सफल हो गया तब पेपर में लगे सीधे लिख दिल कि इतना सफल किया परमाणु बम भारत। तो कहले रे बुढ़वा के बाद तुम नासा कहले बात देखिए ना वहाँ बम। तो लगल कि सबके देश के जो भी आदमी सब रहे, न्यूज रिपोर्टर जो भी सरकार रहा, नासा के जो आदमी सब फोटो तो खींच के लिए गए यहाँ के आदमी, लेकिन ओकरा से लगल कि यहाँ पर धुआं आग लागल है। लेकिन ताले ज़्यादा अथी कर जब कल तब एक बार मोदी कहे अटल बिहारी वाजपेयी घोषित कर दिया हमारे देश में भी परमाणु बम है। जब परमाणु बम बन गए तब घोषित कर तब कहता हिम्मत नहीं कुछ कर ले, तू दागबे तो हम दाग देवे। इस तरह से बन रही न तो अभी भी अपना देश में परमाणु बम न रहते। जिस देश बाद पाकिस्तानो धीरे धीरे अपन केवरो से लेकर वो फोड़ दिले बम, धीरे धीरे वो अपनो बनल है। इसी तरह से सब एक दूसरे के देश परमाणु बम है कि अभी भी अपना देश के बहुत ऐसा चीज़ है कि ना बना सकल है, ना हथियार के बेच सकल है, ना तो अपने देश बेचती तो अपनो देश धनिक होती। सब में कानून ही सबके बनावल गया है। लेकिन इसमें अपना कुछ देश के चीन आ दै छे। अभी जब से मोदी आल तब बहुत कुछ बढ़ल सबके देश में, भले ही नौकरी न दिले अलग चीज़ है, लेकिन और पावर सब में बढ़ल है समझ ले। तो इस सब में लेकिन चीन है ना हर जगह रोक लगा देना। अपन देश अस्थायी परिषद के भी सदस्य बन जाती है तो और फायदा होती है, लेकिन ये चीन सब जगह रोक लगा दे छे। तो यहाँ पर देखो इस सबके बाद इसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ पे, तो इस तो बंदूक बम इस सबके बाद इतिहास तब ने परमाणु बम अमेरिका सबसे पहले गिरल हिरोशिमा पर, जहाँ पर 2 दिन में कई दिन के छपा जाने छे, उसी महीना में सफल कर परमाणु बम के और उसी महीना में गिरा दिले। सोचल है कि उसी महीना में, कल ही हम पढ़े थे किसी किताब में शायद से, तो अक्टूबर महीना में शायद से गिरल ना, अक्टूबर महीना में, अगस्त महीना में नहीं गिरल, अक्टूबर महीना, जिस महीना में वो कर कि 1-2 महीना के आसपास में शायद से वह कर और गिरा दिले उस पर। द्वितीय विश्व युद्ध होला या उसी समय गिरा दिले उस देश पे। तब से परमाणु बम के न तो न जीत पाती अमेरिका उस समय, परमाणु बम न गिरती तब। यहाँ से अब चलते हम मनुष्य की नाखून की जरूरत नहीं रह गई कि परमाणु अब भी बढ़ते भी चले जा रहे थे। परमाणु क्या रहते अब भी बढ़ते चले जा रहे थे। अब मानव प्रकृति मनुष्य क्या हो गया याद दिलाना चाहते थे। मानव क्या प्रकृति क्या था,
मनुष्य को याद दिलाना चाहता था कि हम मूलतः जीव जो लाखों वर्ष पहले थे वही मुझे क्या है, मुझे नाखून दांतों के सहारे जिंदा रहता था। यानी जो पहले अभी हम नाखून बढ़ता है वही लाखों साल कुछ लाख साल वर्ष पहले क्या था, इसी के सहारे लोग जिंदा रहते थे। आज मनुष्य अपने बच्चों को नाखून बढ़ाने पर डांटते हैं। आज बच्चे जो भी बच्चे के माँ बाप है, पिता है, गार्जियन है, वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को नाखून बढ़ाने पर डांटते हैं, बोलते हैं नाखून काट लो। स्कूल में भी पिटाई सभी जगह। परंतु उस आदिम युग में वह उन्हें नाखून नष्ट करने पर डांटता होगा। लेकिन आदिम युग उस समय कुछ लाख वर्ष पहले कोई लोग नाखून काटता रहा होगा, उसमें उसको डांटा जाता होगा कि क्यों तुम नाखून काट रहे हो, तुम्हारा ये हथियार के रूप में काम करेगा, हथियार के रूप में काम करेगा। अब इस तरह से प्रतीक डांटा। ये नाखून मनुष्यता की क्या थी, पशुता की प्रतीक। जो नाखून है किसका प्रतीक है, मनुष्यता की पशुता की प्रतीक है। मनुष्य उसे नष्ट करना चाहता था परंतु वह मारना नहीं जानता था। मनुष्य उसको नष्ट करना तो जानता है इसको, लेकिन इसको नाखून को मारना कोई नहीं जानता कि कैसे इसको नाखून को मार दे कि हम नाखून ना बढ़े कभी। तो इस मानव शरीर के अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का मत है कि मनुष्य के मन की भांति उसके शरीर में भी बहुत ऐसी चीज रह गई है जो पुराने समय के सतत अभ्यास का परिणाम है। मनुष्य के शरीर में प्राणी जीव विज्ञानियों का मत एक ऐसा कहना है उनका कि मनुष्य के कुछ ऐसा उनके भांति शरीर में ऐसा चीज रह गया जो पहले कुछ लाख वर्ष पहले था, जो अभी भी उनके शरीर में रह गया। जैसे नाखून का बढ़ना, ये पहले बहुत बड़ा कान हुई तो धीरे धीरे कान छोटा भी हो रहा है। पहले लंगड़ी हुई तो अभी भी लंगड़ी गिनती आवे है शरीर में, लेकिन वो छुप गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। सबके पास एक ही लंगड़ी, लेकिन वो छुप गए। जब पढ़बै साइंस तो बायोलॉजी जब हड्डी गिनती होता तो एक लॉन्ग टेल पुछ गिना हड्डी गिनवावल जाता वहाँ पे कि एक तुम्हारा होता है। साइंस में जब पढ़वाई ज़्यादा हायर क्लास में पढ़वाई या 9th 10th में डीप में पढ़ता है साइंस, जब पढ़वाई डीप में बहुत अच्छा तरीका से पढ़वाई है, तब कम 60 घंटा 70 घंटा एक विषय पर दबाई 100 घंटा 150 घंटा तब जाकर वहाँ पे पढ़ावल जाता, तब वहाँ पर भी है। तो इस तरह से मनुष्य को नष्ट करना परंतु मारना, यहाँ पर तो गए क्या था, बहुत सी ऐसी चीज जो कि पुराने समय के सदा अभ्यास का परिणाम। नाखून का बढ़ना एक ऐसी प्रवृत्ति है, नाखून का बढ़ना भी क्या प्रवृत्ति है, ऐसा ही प्रवृत्ति है। अब ऐसा ही प्रवृत्ति इस प्रकार से केशों का बढ़ना, दांतों को दोबारा भी निकलना आभास सजन्य वृत्तियों के रह जाने का क्या होता है, परिणाम है। हमारी भाषा में भी इसका क्या मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं। इसके हमारे भाषा में क्या मिलते हैं, उदाहरण इनका मिलते हैं। यदि मनुष्य अपनी इन और ऐसे भी अन्य सहज वृत्तियों के बारे में विचार करे तो अपनी वास्तविक प्रवृत्तियों को क्या हो जाएगा, पहचानने में बहुत सहायता मिल सकती है। पर इस पर इसका कोई विचार नहीं करना चाहता। इस पर क्या करना चाहता है, कोई विचार नहीं करना चाहता है, कोई भी विचार नहीं करना चाहता है। वह यह तो भी नहीं जानता कि नाखून बढ़ना, अस्त्रों का बढ़ना मूलतः एक प्रवृत्ति या पाशुक वृत्ति के प्रतीक। जो बहुत आदमी ये भी नहीं जानता कि नाखून क्यों बढ़ता है, वो क्या है, मनुष्यता को जो पहले कुछ लाखों क्या था उसी का प्रवृत्ति है जिस कारण अभी भी हमको नाखून बढ़ता है। और अब इसके बाद हम देते हैं वृत्ति के प्रतीकता। मनुष्य पशु क्या करता था, पशुहत्या का परित्याग कर चुके। जो मनुष्य लोग है पहले पशुहत्या का जिंदगी जीता था, पशु को जिंदगी जीता था, उसका परित्याग कर चुका है, यानी इसको त्याग कर दिया लोग ने, अपरित्याग कर चुका है। अतः अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति को भी छोड़ चुका। जो नाखून को अस्त्र के रूप में प्रयोग करता था बढ़ाने के रूप में, उसको भी प्रवृत्ति क्या कर चुका है, छोड़ दिया गया है। भारतीय भाषाओं में इसे इंडिपेंडेंस के लिए स्वाधीनता शब्द ही दिया गया। भारतीय शब्द में हम देखें, भारतीय शब्द में इंडिपेंडेंस के लिए किसका शब्द दिया गया है, स्वाधीनता का शब्द दिया गया है। रानी कथी कर रहा था, टूट गया है। इंडिपेंडेंट का सही अर्थ क्या बनता है, अनअधीनता। इंडिपेंडेंट का सही अर्थ क्या बनता है, अनअधीनता बनता है। फिर भी भारतीय लोग स्वराज्य, स्वतंत्रता जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। भारतीय लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्वराज्य जैसा स्वतंत्रता शब्दों का प्रयोग करते हैं। कारण यह है कि भारतीय नागरिक सादा से यही सोचते रहते हैं कि आत्मा उन्नति के लिए कर सकता है, उनकी स्व बंधन की जरूरत है। हमेशा लोग यही सोचते रहते हैं आत्मा उन्नति के लिए उनको क्या जरूरत है, स्व बंधन की जरूरी है। इसलिए अनजाने में भी हमारे मन में स्व से संबंधित शब्द गुजरते रहते हैं। हमारे अनजाने में भी मन कौन सा शब्द, स्व मन के शब्द को गुजरते रहते हैं। अपने ऊपर खुद को बंधन लगाकर यह भी भारतीय संस्कृति क्या जाती है, महान विशेषता होती है। क्या होती है, महान विशेषता होती है कि भारत का इतिहास बहुत पुराना होता है। भारत के इतिहास क्या होता है, बहुत ही पुराना होता है। जो भारत के इतिहास है बहुत ही पुराना है। हमारे भारत का इतिहास क्या है, बहुत ही पुराना है। 5 करोड़ पुराना है ना।
बहुत पुराना है। कथी कर सकते भगवान कितना कितना ईस्वी लाखों कितना जब लगा। हाँ बात किस पे तो बहुत पुराना है। हमारी परंपराएं और संस्कार क्या है? उज्ज्वल। हमारे परंपरा और परंपराएं जो है संस्कार क्या है? उज्ज्वल है। अब पुरानी संस्कृति से चिपटे रहने का मोह तो अच्छा नहीं है, लेकिन पुराने जो संस्कृति से हम चिपके रहे यह भी इसका मोह अच्छा नहीं है। परंतु आधुनिक अनुशासन के हेर फेर पकड़कर अपना सरस्वत त्यागना भी शुभ नहीं है। यानी आधुनिक के चक्कर में हम पढ़ के अपना पूरा चीज भी त्याग दे, ये भी क्या है? शुभ नहीं है। सरस्वा में पूरा सरस्वा में सभी लोग के पूरा जितना हो ना सभी को त्याग देना ये शुभ की बात नहीं है। स्टूल दे रानी कुमारी को। हाँ ये ना छोटुआ अब न आवे बहुत बहुत दिन पर आवे। हाँ ठंडा के वजह चलते ना आवे कि सुते सोते बहुत रात के समझ ले तू 3-4 बजे सुते होते पढ़ के 3 बजे के बाद 3-4 बजे के बाद सोते होते पढ़ के तभी तो सबसे गुजरते रहते। अब हमारे इससे अनजान में हमारे मन में क्या होता है? 100 संबंधित घुसते रहते हैं, इसलिए अनजाने भी हमारे मन में क्या हो। अब यहाँ पर भारतीय संस्कृति की महान विशेषता तो है भारत के इतिहास क्या होता है? बहुत पुराने हैं सब। पुराने संस्कृति चिपटे रहने की अच्छा मोह नहीं होती है, परंतु आधुनिक अनुसंधान के फेर में पड़कर अपना सरस्वत त्यागना भी शुभ रही है। हमें चाहिए भले बुरे की जांच करके पुरानी परंपरा को हित को क्या करे? हित के बातों को सजा ले। इस देश में क्या है? हमारे देश में बहुत से जातियां, अनेक जातियां, हजारों की संख्या में मान की जातियां हैं। लोग ये आपस में लड़ती झगड़ती रहती है। बहुत सारी जातियां अपने अपने जाति प्रथा के लिए झगड़ती रहती है, लड़ती झगड़। सभी जातियों का सभी अलग अलग धर्म और संस्कार है। हाँ कथी अमित के पढ़ाई से मन हट गए। पढ़े आवे कि हुआ से लग रही डोज। यहाँ अनिल चाचा आवे यहाँ से कहे कि अलग रोज अलग पूछे यहाँ आई ना आज चल गए भोर में चलना वाला है। हाँ आज भोर में गेल होता है आज गेल तो आज से फ्री फंड हो आज भर अलग है कल से अत तब न तब कोई चिंता के बात नहीं। तीनों भाई में हाँ आगे मारे पीटे वाला या दिल्ली में काम करे छे बहुत ज़्यादा करे। मम्मी है मम्मी के बात मानते वहाँ से फोन करता है कि आ रहा है तो कभी हम ना आवे तो फिर फोन करते अनिल बा घरे तो वहाँ से डांटते फटते तो पहुँचते पड़े ही यहाँ ऐसे हो समझ ले। फोन हमारा पास आवे हम कल ही हुआ तो फिर वहाँ से हुआ पिछला घरे गार्जियन के तब वो मम्मी के तब वो मम्मी ठेल ठाल के यहाँ भेजा। इस तरह से तो इस देश में क्या है? बहुत सारे जातियां हैं, लड़ती झगड़ती रहती है जातियां। सभी जाति का क्या है? अलग अलग धर्म भी है, संस्कार भी है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोलने वाले भाषा चीनी मादरियन है। उसके बाद मादरियन एक भाषा है। इसके बाद अपना जो हिंदी भाषा तीसरा स्थान पे आवे। हिंदी जो भाषा है विश्व में तीसरी भाषा बोले वाला सबसे ज़्यादा भाषा है। पहला चीनी के जो एक भाषा है मादरियन जो बहुत बौद्ध लोग बोले चीनी में सबसे ज़्यादा मादरियन एक भाषा है। अब देखिए सामान्य धर्म को खोजना क्या होता है? कठिन है। क्या है? कठिन है। फिर भी ऋषि मुनियों ने देखा था सभी जातियों के कुछ समान आदर्श भी है। सभी के अपने अपने कुछ बंधन होते हैं। सभी का क्या होता है? एक बंधन होता है। सभी का क्या है? अपना अपना एक बंधन है। और श्रांस से बहुत नंबर है श्रांस ने। मानव पशु से क्या होता है? भिन्न होते हैं। मानव पशु से क्या है? अलग है। संयम, संवेदा, श्रद्धा, तप और त्याग से क्या था? बंधन को मनुष्य को मानते हैं। और महाभारत में निर्वेद सत्य और किसका? अक्रोध को सब वर्णों को क्या कहते हैं? सामान्य धर्म कहा गया है। इस सभी को क्या कहा गया है? सामान्य धर्म। मनुष्य को सुखी बनाने के लिए किसी ने वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया था। किसी ने मनुष्य को सुखी बनाने के लिए क्या किया था? किसी वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया। तो किसी ने धन और बाहरी साधनों पर जोर दिया। किसी ने मनुष्य को सुखी बनाने के लिए बाहरी धन पर जोर दिया, तो बाहरी बातों पर दिया, किसी पे जोर पर इस पर दिया जोर। अब हम देखें परंतु गांधी ने कहा बाहर नहीं भीतर को देखो। हमारे गांधी जी ने क्या कहे थे? हमारे देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा बाहर की ओर नहीं देखो भीतर की ओर देखो। महात्मा गांधी जी बोले थे कि भीतर की देखो बाहर की ओर नहीं देखो।
देखो, हिंसा को त्यागो, हिंसा को त्याग दो, अहिंसा को अपनाओ, यानी लड़ाई पीट को छोड़ दो, अहिंसा। और झूठ मत बोलो, झूठ क्रोध देश को छोड़ दो, झूठ क्रोध और देश को क्या कर दो, त्याग दो, छोड़ दो। और इसके बाद प्रेम और त्याग को अपनाओ, प्रेम को अपनाओ और त्याग को अपनाओ, प्रेम और त्याग को अपनाओ। स्वयं को बंधन अपनाओ, स्वयं को क्या सो बंध से अपनाओ, स्वयं को बंध को अपनाओ। परंतु दुर्भाग्य से उन्हें स्टूल है खेले सेटिंग परंतु दुर्भाग्य से उन्हें गोली मार दी गई थी। दुर्भाग्य से क्या कर दिया था, किसको गोली मार दिया गया था, महात्मा गांधी को मार दिया। एक कट्टरपंथी आदमी नाथूराम गोड्स ने मार दिया था। किसने, नाथूराम गोड्स ने मार दिया था। कट्टरपंथी था, वो कट्टरपंथी था, इसलिए महात्मा गांधी को दम कट्टर हो, जैसे किसी बात को लेकर महात्मा गांधी बोल रहे होते कि धर्म इसी बात पे चला जाएगा, लेकिन उनका बात अच्छा ना लगा होता, सुट पॉइजन लगा हो तो जाकर ठोक दे गोली। लेकिन वो भी देशभक्त ही रहा, जान ले, नाथूराम गोड्स भी एक देशभक्त रहा ना। अनाप सुनने की बात नहीं, कुछ किसी लेकर बात के बहुत बड़ा बात तो भूल होता है। महात्मा गांधी भी एक ठीक तरह से रहा है, लेकिन ये भी इनका भी गलती बहुत ज़्यादा रहा है, महात्मा गांधी की भी गलती रहा है। इतिहास में सबके गलती रहा है। न तो देश कभी, यदि उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बन जाती है तो अपन देश बहुत आगे बढ़ गई रहती है। उसी समय जैसे वो लड़ाई जैसे अभी मोदी कर रहा है ना, तो उसी के पार्टी उसने रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसी टाइप के आदमी। लेकिन ये प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू बन गए, जय ना लगा बदमाशी न कर, जवाहरलाल नेहरू बन गए। कौन बन गए, जवाहरलाल नेहरू बन गए। बोले कि महात्मा गांधी जाके बोले, महात्मा गांधी के यदि हम जो नहीं बने पर जवाहरलाल प्रधानमंत्री फिर दिक्कत हो, तब वो प्रधानमंत्री कौन केकरा बना देवल जाए छे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देश में अभी तक पहला उप प्रधानमंत्री कौन बनल है, गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और देश में अभी तक 2 बार ही उप प्रधानमंत्री पद बनल है। एक बार मोरारजी देसाई बनल है इंदिरा गांधी के समय में, आ एक बार थे इधर ना बोले इंदिरा गांधी के समय में बनल है। एक बार इसके समय में जब दुद्दू को प्रधानमंत्री को एक ही बार बोले, जब दुद्दू को पद के उम्मीदवार हो जाए ना तब बनावल जाए। जैसे प्रधानमंत्री को 2, जैसे हम 3-4 पार्टी से मिलकर सरकार बन रही, अब इसमें मान के कहते 2 पार्टी के सरकार है, कहते हमरो सपोर्ट है, यदि हम कभी हम ज़्यादा सीट है से हमको नहीं प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बनाइएगा, तो हम इसको पद को क्या कर देंगे, आपसे हट के दूसरे में चले जाएंगे, डरे बना दी सरकार। तो उसी को मिलाकर सरकार के चलावे के लिए उप प्रधानमंत्री के पोस्ट बनावल जाए। तो उस समय भी यही कानून रहा। मोरारजी देसाई भी बन रहे, लेकिन कुछ वित्त मंत्री मोरारजी देसाई रहे, वित्त मंत्री रहे इंदिरा गांधी के सरकार में बहुत समय तक रहे। 10 बार वित्त मंत्री पेश करे वाला बजट मोरारजी देसाई रहे शायद। जब 10 बार रहे बजट पेश कर, लेकिन इंदिरा गांधी कहे कि हम राष्ट्रीय एकीकरण बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। 1969 में सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन भी है, तो ये कहे कि राष्ट्रीयकरण करेंगे। मोरारजी कहे नहीं, बैंकों का एकीकरण नहीं किया जाएगा। इसी कारण से वो कथी कर दे एक वित्त मंत्री से पद छीन ले इंदिरा गांधी, और एक खुद वित्त मंत्री के पद लेकर राष्ट्रीय एकीकरण कर दे। इसी कारण से इलेक्शन फिर हो जाए, तो ये अलग उनसे होकर अलग पार्टी में चल जाए, एक अलग पार्टी गठन करके सरकार बना ले। सरकार फिर अपन कुछ अलग पार्टी के इलेक्शन लड़े, चुनाव अब जति होगा के। तो इस तरह से अब इसके बाद प्राण शास्त्रियों का मानना था या एक ऐसे दिन भी आएंगे, एक ऐसा दिन भी आएगा जहाँ पे क्या होगा, ये नाखून अपने आप को उसी प्रकार झड़ जाएंगे। लेखक कहने का एक दिन ऐसा भी आएगा समय कि जो हमारे नाखून अपने आप इसमें से खत्म हो जाएगा, झड़ के गिर जाएगा। एक ऐसा दिन भी आएगा जैसे मनुष्य की पूंछ झड़ गई ना, जैसे मनुष्य की पूंछ खत्म हो गई है, उसी तरह से मनुष्य की नाखून की भी खत्म हो जाएगा। ऐसा समय आएगा। हाँ, तो धीरे धीरे सब आते समय, लेकिन धीरे धीरे समय आ रहे, धीरे धीरे कान भी छोटा होते जा रहा है। जान ले, इस समय आते कि एक दिन पूरा कान भी खत्म हो जाता है, सिर्फ छेद रहता है। जान ले, सिर्फ कान के छेद रहता है, कानों खत्म हो जाते। बहुत कभी देखो कानों न रही आ रहा है, ऐसा धीरे धीरे वैसा एगो आ चुकल है, धीरे धीरे वैसा बहुत आदमी आ जाते हैं। धीरे धीरे सबके पहले से कान छोटा होते जा रहा है, धीरे धीरे छोटा होते होते तो बहुत छोटा हो जाता है। पहले इतना कान होते रहता तब आदमी के, अभी धीरे 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 खत्म होते थे। पहले बहुत लंबा लंबा आदमी से होते, धीरे धीरे जब छोटा छोटा आदमी हो रहा है बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे बहुत चेंज हो जाए। अब इस तरह से
मनुष्य चरितार्थ एक दिन पृथ्वी भी खत्म हो जाते, इस एकरो उम्र है, एकरो ई भी खत्म एक दिन होना तय है। सबके उम्र है, सब दिन एक दिन सबके उम्र खत्म ना, सब जा रहा है धीरे धीरे, सब जो भी जतई वहाँ पे सब चीज़ अब होता है। जो वहाँ जमीन बिक रहा है चंद्रमा पे, तब लोग भी रह। हाँ उबर खावर थोड़ा सा यहाँ फिर पानी वहाँ मिल खोज हो रहा है, जैसे ही पानी के खोज हो जाती है अपन जो गेल रहा है, इससे पहले चंद्रमा यदि गेल रहा है ना, गेल जिससे जिसका पास पैसा तो उड़ के जाते ना तो मरते ही हैं, पैसा तो सबके पास रहते रहे उस सब कहते हम भी बैठे हम भी जाए। आप अगला साल जा रहा है ना अपना देश से अंतरिक्ष में, फिर चंद्रमा पे जा रहा है। हाँ है ना, रॉकेट से जाते प्लेन से नहीं ना, एक तरह से मानल गेल है। बाकी ऐसा थोड़ी इतना जल्दी हम उस समय थोड़ी रहे, अब इतना साल अभी बहुत साल है, कितना आता है उतना, कितना टेक्नोलॉजी फास्ट हो गया है, कहाँ से कहाँ हो गया है, कौन देखे गए। अभी तक शिफ्ट रॉ इतना देर में अभी देखे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, अभी ऐसे अभी उतना आना है, टेक्नोलॉजी इतना फास्ट धीरे धीरे खोज हो रहा है, खोज होते होते कितना फास्ट हो जाते कौन जाने के लिए, बहुत समय है। इस तरह से आप देखते हैं इसके मनुष्य की चरितार्थ प्रेम मैत्री सबकी भलाई क्या था, सरसों दान था, और जैसे जैसे श्रेष्ठ में गुणों था। मनुष्य अपनी पार्श्विक प्रीति को बढ़ने नहीं देगी, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ेंगे, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देंगे। आज इतना ही है, ठीक है ना, कल बजते तो आज कहानी के पूरा सारांश खत्म हो गया। कल एक टॉपिक में कल बजते नाखून के पुराने युग का हथियार के बारे में पढ़ा दो, हाँ सतीश पहले लोक विनाशक के बारे में, उसके बाद मानव जीवन के चरितार्थ के बारे में, उसके बाद नागरी लिपि पढ़ा दो। कल ही नागरी लिपि शुरू हो जाता है, कुछ नागरी लिपि पढ़ा कर देखो, कोशिश करो खत्म करे के लिए, खत्म हो जाए तो अच्छी बात है।